बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लास 9 की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। ये आपकी न्यू बुक है। इस बुक में आपने क्या कुछ पढ़ना है उसका हम ओवरव्यू कर लेते हैं। इससे हमें एक इनिशियल आइडिया मिल जाता है कि आखिर पूरी बुक में आने क्या वाला है, पूरी बुक किस बात से मुताल्लिक है, क्या क्या चीज़ें हैं तमाम चैप्टर्स। तो जब भी आप बुक को पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक तरतीब का आइडिया होता है कि अच्छा इस चैप्टर में ये होगा, इस चैप्टर में ये होगा, ये चैप्टर इस बात से मुताल्लिक है और पूरी बुक कंक्लूड यहाँ पर हो जाएगी हमारी। तो ये इससे काफ़ी आसानी हो जाती है, हमें पूरी बुक का टारगेट पता लग जाता है। तो टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं इस बुक में, जो कि यूनिट के नाम से आए हैं, यानी चैप्टर 1 का मतलब यूनिट 1, इसी तरह यूनिट 2 चैप्टर 2 और यूनिट 9 तक आपके इसमें चैप्टर्स मौजूद हैं। अब इन तमाम चैप्टर्स में आपने क्या कुछ पढ़ना है वो अभी मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं, चाहे किसी भी क्लास में हो, हमें समझ में नहीं आती, फिजिक्स बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। देखें, ये दो अलग अलग बातें हैं कि फिजिक्स समझ में नहीं आती और फिजिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है। पहले पहली बात का जवाब दे दूं कि फिजिक्स सबसे ज्यादा समझ आने वाला सब्जेक्ट है जितने भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। अगर कोई सब्जेक्ट सबसे ज्यादा समझ आने वाला है और सबसे ज्यादा मजेदार सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो वो फिजिक्स है। तो भाई समझ क्यों नहीं आता आखिर? अब इतनी क्लास से आगे पढ़ते चले जाते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आता। उसका रीज़न ये है कि भाई जिस तरीके पे फिजिक्स को पढ़ना चाहिए, वो जिस तरीकेकार का सब्जेक्ट है, पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, उस तरीके पे ना पढ़ा जाता है ना पढ़ाया जाता है। और वो क्या तरीकेकार है, फिजिक्स किस तरह का सब्जेक्ट है, ये आपकी बुक में ही सबसे पहला टॉपिक सबसे पहले चैप्टर में मौजूद है कि फिजिक्स किस तरह का सब्जेक्ट है। उसमें मैं भी आता हूँ, आपको बताऊंगा। तो उस तरीकेकार को फॉलो करना पड़ेगा पढ़ने पढ़ाने के लिए, वरना नहीं समझ आने वाला। तो भाई ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। और एज अ स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि आप लोग अगर ये समझते हैं कि आपको 2 मिनट की वीडियो देख के फिजिक्स समझ आ जाएगी, कोई छोटी सी आपने एनिमेशन देख ली या आपने छोटी सी वीडियो देख ली, एक छोटी वीडियो देख के आपको टॉपिक समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। भाई हाईली हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है फिजिक्स, आपको प्रॉपरली इसको सीखना पड़ेगा। वरना तो दूसरा तरीकेकार वही है जो आप करते आ रहे हैं, उसको करें फिर फॉलो, पूरी पूरी किताबें गोल के पी जाएं। आना जाना कुछ नहीं है, ये तो वही मिसाल हो गई कि गधे पे किताबें लाद दी, कुछ नहीं आने वाला। भाई फिजिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट है, हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है, और अगर इसको तरीके से पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आपको इस रट्टे वाले मामले से बाहर आना पड़ेगा। पहले तो प्रॉपर तरीके से जो हक है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, वो अदा करना पड़ेगा। पढ़ने का, पढ़ाने के लिए मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको कि एक एक टॉपिक आपको इंतहाई अच्छी डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपको आने वाली क्लास में यहाँ से बेस बन जाए, आपकी बुनियाद बने, आगे जाए और आपका इंटरेस्ट पैदा हो इस सब्जेक्ट के अंदर। अब जहाँ तक बात रही कि फिजिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है, बिल्कुल भाई मुश्किल है। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वही बात, काम करना पड़ेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आपको नहीं आने वाला। कि ये 2-2 मिनट की वीडियो देख के आप कह रहे हैं कि फिजिक्स आपको समझ आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। फिजिक्स को समझने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे पहलुओं से आपको समझना पड़ेगा एक एक टॉपिक को, तब जाके आपकी मुकम्मल ग्रिप आएगी अपने सब्जेक्ट पे, वरना आपको कुछ भी नहीं समझ आने वाला। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि इस बुक में आपने आखिर क्या कुछ पढ़ना है। जो आपका यूनिट 1 है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहला चैप्टर है, इसमें है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास, मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। टाइम, लेंथ, मास, ये चंद एक मैंने बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं जो बहुत ही बुनियादी हैं, वो आपने इस चैप्टर में पढ़नी है। और साथ में पढ़ने के साथ साथ मेजर भी करना है। तो मेजरमेंट के लिए हमें तो मशीनें चाहिए होती हैं, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, इक्विपमेंट्स भी कहते हैं। अब टाइम मेजर करने के लिए, टाइम की पैमाइश के लिए हमारे घर में ही एक मशीन मौजूद है, घड़ी, जिसे हम टाइम देखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और टाइम कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेजर करने के लिए। इसी तरह से लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे घर में इंची टेप मौजूद होता है। वजन कैलकुलेट करने के लिए आप दुकान पे सौदा लेने जाते हैं तो दुकानदार के पास तराजू होता है, वो वजन कैलकुलेट करके आपको दे देता है। सो फिजिक्स की दुनिया में हम और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को मालूम करने के लिए, वो आपने यूनिट 1 में पढ़ना है, जिसमें वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और साइलेंडर वगैरह ये चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सारी नहीं है। बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज बेसिक से हम बनाएंगे और वो पूरी फिजिक्स में होंगी। कुछ क्वांटिटीज हम इस चैप्टर में बनाएंगे, कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें। तो इस तरह हमने बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज बनानी है। सारा कुछ आप यूनिट 1 में नहीं पढ़ने लगे। तो ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ यूनिट 1 में मौजूद हैं और उनकी मेजरमेंट के तरीकेकार। उसके बाद ये जो आपका यूनिट 2, 3, 4 और ये यूनिट 6,
ये 4 यूनिट आपके मोशन से मुताल्लिक हैं। मोशन उर्दू में कहते हैं हरकत, यानी कि मूवमेंट। अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है तो उससे मुताल्लिक ये 4 यूनिट्स हैं। अब इनमें अलग अलग तरह की बातें हैं। मिसाल के तौर पे ये जो यूनिट 2 और यूनिट 3 है, ये है लीनियर मोशन से मुताल्लिक। देखें, लीनियर वर्ड के अंदर ही नजर आ रहा है आपको लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन की मूवमेंट होगी, स्ट्रेट लाइन में कोई हरकत होगी। तो स्ट्रेट लाइन में कोई हरकत होगी तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो खुद इस चैप्टर काइनेमैटिक्स में है। जैसे कोई बस है, अगर उसको कोई बिल्कुल सीधा रोड मिल जाए और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का रोड हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की मोशन है। या कोई बॉल लें, आप उसको थ्रो करें तो वो बॉल आगे और पीछे भी जा सकती है, दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। बस इस एक स्ट्रेट लाइन की मोशन होना चाहिए, चाहे वो आगे जाए चाहे वो पीछे जाए। तो ये हम पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशंस। और टाइप्स ऑफ मोशन, कौन कौन सी तरह की टाइप्स होती है मोशन, वो भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, जो स्ट्रेट लाइन की मोशन होती है उसे हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। वन डी, डी का मतलब डायमेंशन। बस आप ये समझ लें, स्ट्रेट लाइन की मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। अच्छा, एक और टॉपिक भी इसमें मौजूद है भाई, और भी तो एग्जाम्पल है ना हमारे पास स्ट्रेट लाइन की मोशन की। मिसाल के तौर पे ये बॉल है, ये मैंने ऊपर थ्रो की तो ये सीधा ऊपर जाएगी, सीधा नीचे आएगी, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की मोशन है। बिल्कुल, ये भी आपने पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी इस काइनेमैटिक के चैप्टर में। अब इसी वन डायमेंशनल मोशन से मुतालिक इस डायनामिक के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन से कवानीन अमल करते हैं या क्या वजह होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट हरकत में आता है। तो आपने न्यूटन के 3 कानून पढ़ने हैं यहाँ पे सबसे अहम। और वो कानून में आप एक चीज ड्राइव करेंगे, वो है फोर्स, ताकत, कुव्वत। यानी यहाँ पे आप कुव्वत के मुतालिक पढ़ेंगे, जो कि न्यूटन के कानून आने वाले हैं आपके इस यूनिट 3 में। फिर इसके बाद आप देखें यूनिट 4। अब ये किस बात से मुताल्लिक है, वर्ड ही लिखा है, देखें, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फिर से कुव्वत आ गई, यहाँ भी कुव्वत, यहाँ भी कुव्वत। अच्छा, वर्ड टर्निंग इफेक्ट क्या बता रहा है? टर्न यानी कि घूम जाना, रोटेट कर लेना। पंखा रोटेट करता है, अगर ये एक पंखा है तो इस पे अगर मैं कोई फोर्स लगाऊंगा, यहाँ से ताकत लगाऊंगा, तो ये रोटेट कर जाएगा, यहाँ चले जाएगा। तो ये हमारी वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, रोटेट करना एक फिक्स पॉइंट है और ये रोटेट कर रहा है। तो ये एटलीस्ट मुझे इसके लिए 2 डायमेंशनल एक्सिस चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस। इससे क्या मकसद है, ये तो हम वैसे भी फिजिक्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो रोटेशन मिनिमम स्टार्ट होती है 2 डायमेंशनल एक्सिस से। तो ये आप पढ़ने वाले हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में, कुव्वत की वजह से किसी चीज का घूम जाना। अब यूनिट 6 में आपने क्या पढ़ना है, वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ आप पढ़ने वाले हैं अगर ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे चांद, सूरज, सितारे, जमीन, ये किस कानून के तहत एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, कौन सी ताकत है, वो आप ग्रेविटेशन में पढ़ने वाले हैं। सबसे अहम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये भी मोशन से मुताल्लिक है, हरकत से मुताल्लिक है। अब इसके बाद जो चैप्टर्स बचते हैं उस पर आप जरा गौर करें। यहाँ भी फोर्स आ रहा है, फोर्स एंड मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी सोर्स एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, फोर्स तो है, लेकिन इन बाकी के चैप्टर्स में मैटर 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 आ रहा है। तो इससे क्या मकसद है, अब क्या पढ़ने वाले हैं आप इन बाकी के चैप्टर्स में? देखिए, जरा गौर करें, पिछली एग्जाम्पल के अंदर उसमें जो भी आपने ताकत लगाई है, जो भी फोर्स लगाई है, फोर्स से मुतालिक थे। तो वो फोर्स क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, या तो स्ट्रेट लाइन में या तो घुमा रहे हैं। अब ये जो बाकी के चैप्टर हैं ये इस बात से मुतालिक हैं कि फोर्स का इफेक्ट, ताकत का इफेक्ट बॉडी पर होना। पहले बॉडी पर नहीं हुआ था, पहले बॉडी खुद मूव कर गई थी पूरी। अब बॉडी मूव ना करे ताकत लगाने की वजह से, बल्कि बॉडी पर इफेक्ट हो जाए ताकत का। मिसाल के तौर पे एक लोहे की रॉड लें, इस पे आप ताकत लगाएं तो ये बेंट हो जाएगी। तो अब देखें, ये रॉड मूव नहीं हुई, ये अपनी जगह इसने यहाँ से यहाँ तब्दील नहीं की है, हरकत में नहीं आ गई, रोटेट भी नहीं हुई है, ये बेंट हो गई है, मुड़ गई है। तो ताकत लगाने से ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट होता है, किसी भी मादे पर क्या इफेक्ट होता है, वो आपने इन तमाम बाकी के चैप्टर्स में पढ़ना है। जब भी तो लिखा है मैटर मैटर, मादे पे खुद क्या इफेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट होता है। पहले ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं हो रहा था, पहले ताकत लगाने से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, अब ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पढ़ना है आपने। इसी तरह से 3 तरह के आपके पास मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इस यूनिट 5 में आपने पढ़ना है सॉलिड और लिक्विड से मुताल्लिक ताकतें जो मादे पर लगेंगी तो क्या इफेक्ट करेंगी। इस यूनिट 7 में आपने
टाइप्स ऑफ मैटर पढ़नी है जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ना है, और सॉलिड और लिक्विड से मुतालिक तो आप यहाँ पढ़ चुके हुए हैं, और यहाँ आपने गैसेस से मुतालिक पढ़ना है यूनिट 7 में। यूनिट 8 असल में है एनर्जी से मुतालिक, यानी वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये 3 वर्ड्स हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी इसके अलावा इसमें शामिल है। अच्छा, अब ये एनर्जी क्या है, इससे मुतालिक मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। डिटेल तो आप इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो वर्क, पावर एंड एनर्जी है, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और ना समझ आने वाला टॉपिक है फिजिक्स में, क्योंकि इसको इतना मिसकॉन्सेप्ट किया गया है, इतना गलत तरीके से समझा और समझाया गया है कि ये बच्चों को एक तो समझ ही नहीं आता कि आखिर एनर्जी है क्या। तो इसको मैं इंतहाई डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जब ये यूनिट आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि भाई आखिर ये एनर्जी फिजिक्स की दुनिया में क्या है। यहाँ पर मैं इसका एक इनिशियल आइडिया आपको दे देता हूँ कि ये किस बात से मुतालिक है। देखिए, हमारी फिजिक्स में 2 तरह के फ्लेवर्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिफाइन करने के लिए। स्टेट मतलब कि वो किस हालत में है, रुका हुआ है, चल रहा है, घूम रहा है, या वो बेंट हो रहा है। तो 2 फ्लेवर हैं हमारे पास। एक तो हमने मैकेनिक्स, यानी कि ये मैकेनिक्स का टॉपिक है, जो हरकत है वो मैकेनिक्स है, तो उसमें आप पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्सेस वगैरह पढ़ेंगे, आप मोमेंटम पढ़ेंगे। तो एक तो वेक्टर क्वांटिटीज है जिसके जरिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिफाइन करते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है, या कुव्वत उस पर क्या अमल कर रही है। और दूसरा फ्लेवर है ये एनर्जी, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी पीछे वाली वेक्टर थी और एनर्जी स्केलर है। एनर्जी के बहुत सारे फायदे हैं कि हम किसी भी स्टेट को एनर्जी के तौर पर डिफाइन कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर यही मैकेनिक्स की ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये और ये एग्जाम्पल, इसी में हम फोर्सेस भी डिफाइन कर सकते हैं, कुव्वतें भी डिफाइन कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम इसी ऑब्जेक्ट के बारे में मैं एनर्जी भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये दोनों बातें, फोर्स और एनर्जी, हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में अलग अलग और बहुत अहम मालूमात देंगे। बट एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जो हमने डेवलप तो किया है मैकेनिक्स से, लेकिन बाद में हमने देखा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है जो हमें आगे की बाकी चीज़ों में भी इंतहाई मुफीद है। देखिए ना, यहाँ तो इस बुक में आपने पढ़ना है मैकेनिक्स और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स पढ़नी है। जो आपकी मैट्रिक क्लास है उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है, एटॉमिक फिजिक्स पढ़नी है। तो ये जो बाकी की ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, इस इनमें भी एनर्जी का काम है। एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इटसेल्फ एनर्जी क्या है वो हम समझेंगे जब ये यूनिट आएगा, और फिजिक्स में इसके क्या मानी है वो भी हम समझेंगे। ये तो आप देख लेना, हर ब्रांच में मौजूद है, तो एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। अच्छा, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एनर्जी देखें कहाँ काम आ रहा है। आपका नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 9, लिखा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, ये 50 डिग्री पर है और ये 25 डिग्री पर है, तो देखें जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो क्या होगा, ये टेम्परेचर जो ज़्यादा रखता है उसका टेम्परेचर कम होगा, और जिसका टेम्परेचर कम है उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है आमतौर पर, हम आम जिंदगी में ऑब्जर्व करते हैं। अब ये जो फिनोमिना है टेम्परेचर के चेंज होने का, इसको हम कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज। और ये मादे का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसमें हमने पढ़ना है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये जो फिनोमिना है टेम्परेचर बदली होने का, ये हम फोर्सेस से डिफाइन नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर जो आइडिया काम आने वाला है वो है एनर्जी। एनर्जी बहुत ही यूजफुल आइडिया है, यानी यहाँ पर आप एनर्जी से मुतालिक क्वांटिटीज बनाएंगे, एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए पहले आपको एनर्जी पढ़ाया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही एनर्जी आएगा, मैकेनिक्स में भी एनर्जी है, थर्मल प्रॉपर्टीज में तो ज़रूरत ही ज़रूरत है एनर्जी की, यानी मादे की वो प्रॉपर्टीज जब हम टेम्परेचर चेंज करें तो मादे में तब्दीली आती है, उससे हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ना है। तो ये टोटल आपने इस पूरी बुक में पढ़ना है, जिसमें मैकेनिक्स से रिलेटेड चैप्टर हैं, यानी हरकत से मुतालिक, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड आपने यहाँ पढ़ना है, यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ना है, यहाँ वर्क, पावर एंड एनर्जी का आइडिया डेवलप होगा, फिर उसको हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, क्योंकि एनर्जी के जरिए ही ये फिनोमिना रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो होप कि आपको ये कंटेंट समझ आया होगा कि आपकी बुक में आखिर आपने पढ़ना क्या क्या है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फिजिक्स किस तरह का सब्जेक्ट है, उसको समझने के लिए आपको क्या सोच रखनी पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं
फिजिक्स को समझने के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करता हूँ।